नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप लोगों को यदि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी कंटेंट में आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही हम इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मैं इस चैनल पे आप लोगों को बीएससी और एमएससी से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और यूजी की तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगी आप लोगों को। इसलिए आप लोगों को कंप्लीट कोर्स इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। जिस भी आप स्ट्रीम के हो, बीएससी फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो, उनको तो कंप्लीट कोर्स मिलेगा। और जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम फिजिकल केमिस्ट्री करवाऊंगी एमएससी प्री में तो, और एमएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को फर्स्ट पेपर स्टडी कराऊंगी। चलो, अब हम लोग बीएससी सेकंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट और थर्मोडायनेमिक्स सेकंड कंप्लीट करा दी। हम लोग फोर्थ यूनिट जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट है वो स्टार्ट कर रखी है। उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। कल जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ स्टडी कराया था। आज हम ये बहुत सारे लो दिए गए, जैसे आर्रेनियस थ्योरी दिया गया, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो दिया गया, वान हाफ थ्योरी दिया गया। ये सब थ्योरीज जो थी ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही फॉलो होती थी। जब हम इनसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे इन थ्योरीज को फॉलो करवा रहे थे तो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे। तो इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फिर अलग से थ्योरी दी गई, वो जिसको डीबाई, हक्कल और ओनसागर ने स्टडी किया। पहले डीबाई और हक्कल ने थ्योरीज दी गई और उन्होंने कुछ कंसेप्ट बताई। तो आज हम इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही ये थ्योरी पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज मैं आप लोगों को जो स्टडी कराऊंगी वो है थ्योरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। थ्योरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई और इन थ्योरीज का यूज करते हुए सब में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू कैलकुलेट की गई। जैसे हम के की वैल्यू कैलकुलेट की वान हाफ थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये ए बी इलेक्ट्रोलाइट था, ये ए प्लस और बी माइनस में डिसोशिएट हुआ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग तो के की वैल्यू थी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू में सी। वान हाफ के अकॉर्डिंग के की वैल्यू थी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा की स्क्वायर इंटू में सी। उसके बाद वॉकर ने भी अपना के की वैल्यू दी, कार्लोस ने भी अपने के की वैल्यू दी। कार्लोस लॉ के अकॉर्डिंग के की वैल्यू थी लैम्बडा इन्फिनिटिव माइनस लैम्बडा वी अंडर रूट वी। ये सब से जब हम के की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये के की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं देती है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए कोई भी थ्योरीज नहीं दी गई। तो इन थ्योरीज को या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए 1923 में सबसे पहले डीबाय और हक्कल ने अपनी एक थ्योरी दी गई थी।
और उसके बाद इसी थ्योरी को 1926 में ओहनसागर ने आगे एक्सटेंड किया था। इसलिए ये कंप्लीट थ्योरी तो जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डी बाय हक्कल ओहनसागर थ्योरी कहलाती है। सबसे पहले हम डी बाय हक्कल थ्योरी पढ़ेंगे। डी बाय हक्कल थ्योरीज ये कहती है, उन्होंने ये देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जो सॉलिड स्टेट में भी कंप्लीटली आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं डी बाय हक्कल थ्योरी। पहले उन्होंने क्या क्या देखा, उन्होंने देखा कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेट में भी कंप्लीटली आयनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। मीन्स एक्सरे डिफ्रैक्शन से पता चल गया, लेकिन जब इनका सॉल्यूशन बनाया जाता है इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, इनको किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व किया गया, तो ये जो आयंस जो डिसोसिएट थे A+ और B-, इन आयंस को ये सॉल्वेंट क्या प्रोवाइड करवा रहा है, एक मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है मूव करने के लिए, ताकि इनकी कंडक्टेंस बन सके। क्योंकि कंडक्टेंस क्या है, आयंस का मूवमेंट। अब ये आयंस यदि सॉलिड स्टेट में हैं तो एक दूसरे से बाइंड होते हैं और ये मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम इनको सॉल्वेंट में डिसोल्व किया तो ये सॉल्वेंट में डिसोल्व हुए और ये आयंस इन सॉल्वेंट मीडियम में आसानी से मूव करने लग गए, जिससे इनकी कंडक्टेंस चेंज हो गई। उन्होंने ये देखा कि जो आरेनियस के द्वारा जो अल्फा की वैल्यू निकाली गई, आरेनियस के द्वारा अल्फा की वैल्यू क्या थी, लैम्ब्डा वी अपॉन लैम्ब्डा इंफिनिटी। मीन्स ये रेशो जो है ये इन इलेक्ट्रोलाइट्स, किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का ये जो रेशो है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन नहीं करता है, ये केवल दो डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का रेशो ही डिफाइन करता है। मीन्स यदि मैं अल्फा की वैल्यू किन के लिए, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इससे निकालूं तो मुझे अल्फा की वैल्यू नहीं मिलेगी, ये केवल और केवल दो डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का रेशो है, इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है। इन्होंने एक तो ये बताया कि ये केवल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं, दो डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का रेशो है। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो सॉल्यूशंस को जब हम डाइल्यूट करते हैं, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी नहीं। दूसरा रीजन उन्होंने ये बताया कि डाइल्यूशन के साथ जो कंडक्टेंस में चेंजेस आते हैं उसका रीजन बताया, क्योंकि वहां तो हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या कहा था कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, जिससे इनकी कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इन्होंने उसका दूसरा रीजन बताया, इन्होंने कहा कि डाइल्यूशन के कारण डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने के कारण इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में इंक्रीमेंट नहीं आता है, बल्कि डाइल्यूशन बढ़ने से ये जो आयंस हैं इनके बीच स्पेस बढ़ गया, स्पेस बढ़ा तो इन आयंस के बीच जो इंटर अट्रैक्शन फोर्स था वो टूट गया और ये आसानी से फ्री मूव कर सक रहे हैं। जब ये फ्री मूव करेंगे तो इनकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। इसलिए डाइल्यूशन बढ़ाने पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होती है इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की डाइल्यूशन बढ़ाने पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होने का रीजन जो था वो इन्होंने बताया कि इनके बीच में इंटर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होता है।
इंटर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा तो ये फ्री मूव कर पाएंगे, जिससे इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद इन आयंस के मूवमेंट में कंडक्टेंस के साथ जो चेंजेस आते हैं उनको डिफाइन करने के लिए इन्होंने 3 फैक्टर्स बताए। क्या कहा मैंने कि कंडक्टेंस और कंसंट्रेशंस में चेंजेस या कंडक्टेंस और कंसंट्रेशंस में जो रिलेशन है उसको डिफाइन करने के लिए उन्होंने 3 फैक्टर्स बताए। कौन कौन से फैक्टर बताए? पहला फैक्टर है एसोमेट्रिक या रिलैक्सेशन फैक्टर। एसोमेट्रिक या रिलैक्सेशन फैक्टर। देखो, जब इलेक्ट्रोलाइट को किसी सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं तो वो आयंस में टूटता है। टूटने के बाद ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके आयंस अपोजिट आयन से चारों तरफ से घिर जाते हैं और एक आयनिक फील्ड बनाते हैं। क्या कहा मैंने कि जब इलेक्ट्रोलाइट को किसी सॉल्यूशंस में या इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाया जाता है तो ये जो आयंस हैं ये अपने चारों ओर, जैसे पॉजिटिव आयन अपने चारों ओर नेगेटिव आयन से घिर जाता है और एक सिमेट्रिक आयनिक फील्ड बनाता है। क्या कहते हैं इसको? सिमेट्रिक आयनिक फील्ड कहा जाता है। ये जो है ये एक सिमेट्रिक आयनिक फील्ड बनाता है। कब? जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराई तब। लेकिन जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं या इस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये आयंस गति करेंगे, मूव करेंगे और ये अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। ये पॉजिटिव आयंस, मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स रखा है तो इस पॉजिटिव आयन की तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा और ये जो इसके चारों ओर जो नेगेटिव आयंस से घिरा हुआ है ये नेगेटिव आयंस इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। कब? जब मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगी। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये अपने आप को एक सिमेट्रिक आयनिक फील्ड में ही अरेंज करते हैं, लेकिन जब मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यहां से हटा देती हूँ, ये केवल समझाने। और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। और जो सिमेट्रिक फॉर्म थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? एसिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। और सिमेट्रिक फॉर्म में तो इस पॉजिटिव चार्ज को चारों डायरेक्शंस में इक्वली रिपल्सन हो रहा था। लेकिन जब हम एसिमेट्रिक की बात करेंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज की जो गति है, मूवमेंट का डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में है और इससे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। मीन्स चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट एक फोर्स लगता है। चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन के अपोजिट एक फोर्स लगता है जिससे इस पॉजिटिव चार्ज की गति, मूवमेंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यदि हम चल रहे हैं और हमको पीछे से कोई खींचेगा अपनी तरफ तो हमारी स्पीड कम हो जाती है। वही यहाँ पे है
और ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए वापस इस सिमेट्रिक फील्ड में आने की कोशिश करता है और उस टाइम ये गति करते हुए एसिमेट्रिक से सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं आएगा, इसलिए अपने आप को थोड़ी देर के लिए इसकी गति क्या हो जाती है, रुक जाती है, कुछ टाइम चाहिए और उस टाइम को कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहा जाता है? रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम? जो एसिमेट्रिक से सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए रिक्वायर होता है और उस टाइम ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इनकी गति, इनका मूवमेंट रुक जाता है। इस मूवमेंट रुकने के कारण इनकी जो कंडक्टेंस है वो कम हो जाती है और इस इफेक्ट को कहा जाता है रिलैक्सेशन फैक्टर या एसिमेट्रिक फैक्टर, जिनके कारण इनकी कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज होती है और इस फैक्टर को मेजर किया गया बी से और बी की वैल्यू जो निकाली गई, ओन सागर ने इस फैक्टर को कैलकुलेट किया गया और ये कैलकुलेशन जो बी फैक्टर मिला वो बी था 8.20 इंटू 10⁻² dt की पावर 3/2 10⁻5। ये था एसिमेट्रिक या रिलैक्सेशन फैक्टर। अब दूसरा फैक्टर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोर्टिक इफेक्ट। दूसरा फैक्टर पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रोफोर्टिक इफेक्ट। ये इफेक्ट क्रिएट होता है सोलवेंट के कारण। किसके कारण होता है? सोलवेंट के कारण। इस इलेक्ट्रोलाइट को, भाई इलेक्ट्रोलाइट के भी आयंस हैं A प्लस प्लस में B माइनस, वैसे ही इस इलेक्ट्रोलाइट को जिस सोलवेंट में डिसोल्व किया है वो सोलवेंट भी आपका कैसा है? पोलर है। सोलवेंट कैसा है? पोलर। मीन्स वो भी, उसके भी दो पोल्स है, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे, सोलवेंट के भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे। सोलवेंट के पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही सोलवेंट के नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। जब ये मूव करेगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, व्हेन मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये इलेक्ट्रोलाइट के आयंस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज ने पकड़ रखा है, इलेक्ट्रोलाइट भी मूव करेंगे और सोलवेंट के आयंस भी मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। ऐसा तो है नहीं कि केवल इलेक्ट्रोलाइट ही मूव करेगा, सोलवेंट स्टेबल रहेगा। भाई जैसे ही हमने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कराया, वहां पे जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं वो चाहे इलेक्ट्रोलाइट के हो चाहे सोलवेंट के हो, दोनों ही मूव करेंगे अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कराने पे ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, लेकिन दोनों के मूव करने की डायरेक्शन अलग अलग होगी। भाई इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेगा और सोलवेंट का नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो एक दूसरे से अटैच है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेगा। तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई और इन दोनों आयंस के वेव्स के बीच में फ्रिक्शन आना, एक रिटार्डेड फोर्स लगता है। किस पे? इस इलेक्ट्रोलाइट के मोशन के ऊपर, पीछे से रिटार्डेड फोर्स, वही सेम वही बात हो गई कि इसको भी
इसकी गति को भी कौन रोक रहा है? ये नेगेटिव आयन। किसकी तरफ? पीछे की तरफ, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर रहा है। तो इसकी मान लो इस डायरेक्शन में गति है और इस सॉल्वेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स की, सॉल्वेंट के आयंस की मान लो इस डायरेक्शन में गति है, ये नेगेटिव आयन। और इनके बीच ये नेगेटिव आयन जो है ये इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज की गति कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच में इसकी गति में एक घर्षण पैदा हो जाएगा, जिससे इसकी गति रुक जाएगी, गति कम हो जाएगी, और गति कम होने के कारण इनके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ध्यान से सुनो कि इलेक्ट्रोलाइट के आयंस और सॉल्वेंट के आयंस दोनों ही मूव करते हैं और दोनों ही एक दूसरे अपोजिट आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो सॉल्वेंट के आयंस और इलेक्ट्रोलाइट के आयंस दोनों ही अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। क्लियर यहां तक? पॉजिटिव, सॉल्वेंट का पॉजिटिव और इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेगा, सॉल्वेंट का नेगेटिव और इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेगा। लेकिन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करेंगे? अपोजिट फोर्स पे। तो जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की गति के विपरीत सॉल्वेंट के आयंस का अट्रैक्शन फोर्स आता है, जिससे वो उस आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे उसकी गति जो है वो अवरुद्ध हो जाती है, जिससे उसकी मोबिलिटी जो है वो रिटार्टेड हो जाती है, कम हो जाती है। कम होगी तो उसकी कंडक्टेंस भी कम होगी, और इस इफेक्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोर्टिक इफेक्ट, जो कि सॉल्वेंट के आयंस के कारण इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस की गति को कम होना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफोर्टिक इफेक्ट कहलाता है। और इस इफेक्ट को ए से डिनोट किया गया, और इसकी जो कैलकुलेशन थी ए, उसकी वैल्यू निकली 82.48 अपॉन dt की पावर 3/2 नीटा। ये वैल्यू कैलकुलेट की गई। थर्ड इफेक्ट, इन आयंस की गति पे और किसका इफेक्ट पड़ता है? थर्ड, मीडियम का इफेक्ट पड़ता है। यदि आपका सॉल्वेंट जो है वो विस्कस हुआ, गाढ़ा सॉल्वेंट हुआ, तो आयंस को मूव करने में डिफिकल्टी होगी, और यदि पतला थिन सॉल्वेंट हुआ, कम विस्कस हुआ, तो ये आयंस इजीली मूव कर पाएंगे। तो विस्कस सॉल्यूशंस, जिसको हमने नीटा लिखवाया है, नीटा नीचे लिखवाया है, विस्कस सॉल्यूशंस में आयंस की मोबिलिटी कम हो जाती है, जिससे उनकी कंडक्टेंस जो है वो कम होगी, और लो विस्कस सॉल्यूशंस में आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे इनकी कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। तो थर्ड इफेक्ट था मीडियम इफेक्ट। और मीडियम इफेक्ट में क्या है? मीडियम इफेक्ट में क्या है? आयंस की मोबिलिटी ऑफ आयंस डिपेंड ऑन द viscosity of medium। मीडियम की विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है। विस्कस सॉल्यूशंस में आयंस की मोबिलिटी कम होती है, और लेस विस्कस सॉल्यूशंस में आयंस की मोबिलिटी ज्यादा होती है। इन्हीं तीन फैक्टर्स का यूज करते हुए आगे ओनसागर ने इस इक्वेशंस को और मॉडिफाई किया गया, और
एक इक्वेशन दी गई जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक इक्वेशन ड्राइव की गई जिसको कहा जाता है डी बाय हक्कल ऑन-सागर इक्वेशन, डी बाय हक्कल ऑन-सागर इक्वेशन। और ये वैल्यू क्या निकल के आती है, लैम्डा वी इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटिव माइनस ए प्लस बी लैम्डा इन्फिनिटिव अंडर रूट सी, जहां पे ए और बी की वैल्यू अभी हमने लिखी थी। ए की वैल्यू तो आपके 82.48 अपॉन डी टी की पावर 1/2 नीटा थी और बी की जो वैल्यू थी वो 8.20 इंटू 10⁵ अपॉन डी टी की पावर 3/2 थी। अभी हमने ए और बी लिखा था। ए और बी कांस्टेंट हैं जिसको डी बाय हक्कल कांस्टेंट कहा जाता है। इनको कहां से ड्राइव किया था, इनको इफेक्ट से। ए को हमने ए को इलेक्ट्रोफोर्टिक इफेक्ट से कैलकुलेट किया था और बी को हमने कहां से, बी को हमने सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक या रिलैक्सेशन इफेक्ट से कैलकुलेट किया था। वो वैल्यूज यहां पुट कर दी जाती हैं और लैम्डा वी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाती है। अब मैं आप लोगों को अगली क्लास में इस डी बाय हक्कल ऑन-सागर इक्वेशंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ेंगे कि ये इन्होंने जो इक्वेशन दी है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे फॉलो होती है या नहीं होती है। इसके लिए बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स की एक्सपेरिमेंटली बहुत सारे अलग अलग कंसंट्रेशंस पे लैम्डा वी की वैल्यू कैलकुलेट की गई और उसके बाद इनके बीच में ग्राफ खींचा गया। तो वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।